पहले विकास, फिर मजहब और अब जाति कार्ड। पीएम बनने के सबसे प्रबल दावेदार नरेंद्र मोदी कोई भी दांव छोड़ना नहीं चाहते। यूपी में जाति कार्ड खेलकर मोदी ने वोट बटोरने का एक और दांव भी चल दिया है। स्वागत है आपका, मैं हूं दिनेश गौतम। नीच राजनीति करने के प्रियंका गांधी के आरोप का नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। मोदी ने इसे अपनी पिछड़ी जाति की पृष्ठभूमि से जोड़ दिया और साथ ही एक पहलू यह भी कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए अब वो भी हाथ मिला रहे हैं जो कभी एक दूसरे की आंखों में देखना तक पसंद नहीं करते थे। इसके क्या मायने हैं, इस सब पर होगी चर्चा और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहा है विशेषज्ञों का खास पैनल। सैयद फैसल अली साहब, ग्रुप एडिटर, सहारा उर्दू मीडिया; पूर्णिमा त्रिपाठी जी, सीनियर सहायक संपादक, फ्रंटलाइन, द हिंद ग्रुप; विभाकर, हमारे वरिष्ठ सहयोगी; अदिति फडणवीस जी का इंतजार है, राजनीतिक संपादक हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की, हमारे साथ चर्चा में होंगी। और लखनऊ से अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरविंद मोहन भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका बहुत स्वागत है। पहले सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि क्या मोदी ने वोट के लिए ये जाति कार्ड खेला है, और आगे बढ़ेंगे तो दूसरे सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि मोदी सबको आता हुआ दिख रहे हैं, कि मोदी सारे कार्ड खेल रहे हैं और ये देखकर मोदी को रोकने के लिए क्या कौन कौन साथ आ सकता है, क्या ममता और लेफ्ट भी साथ आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल से बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गांधी पर एक और दांव चला। इस बार मोदी का अंदाज कुछ अलग था। निशाने पर प्रियंका के साथ मोदी की नजर वोट बैंक पर थी। विकास के नारे से शुरू हुआ मोदी का चुनावी सफर मजहब से होते हुए जाति तक पहुंच गया। मोदी और प्रियंका के बीच शुरू हुई जुबानी जंग का सिलसिला भले ही थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस बार प्रियंका के हमले के जवाब में मोदी ने जाति कार्ड खेलकर भावनाओं को भुनाने की कोशिश की है। मैं इस बात का तो इनकार नहीं कर सकता हूं कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरे भाई बताइए, क्या नीची जाति में पैदा होना ये गुनाह है क्या? अमेठी में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी की रैली के बाद यूपी का सियासी पारा और चढ़ गया। नीच राजनीति शब्द का इस्तेमाल प्रियंका ने किया, लेकिन मोदी ने इस पर चुनावी रंग चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मां बेटे की सरकार कितना ही गठबंधन क्यों न कर ले, कितना ही गठबंधन क्यों न कर ले, देश की जनता इनको स्वीकार करने वाली नहीं है। मोदी गुजरात मॉडल के विकास को लेकर चुनावी दंगल में कूदे थे। इसे राजनीति की मजबूरी समझें या फिर मोदी की सियासी चाल, समय के साथ साथ मोदी के विकास का रथ मजहब तक पहुंचा और फिर उस यूपी से जाति का कार्ड खेला गया जहां इसे लेकर पार्टियां इस सूबे की सत्ता का स्वाद चख चुकी हैं। लेकिन मोदी राज्य नहीं देश जीतने निकले हैं, और क्या ये कार्ड उनकी गाड़ी को 7 RCR तक भी दौड़ा सकता है? समय के लिए हेमंत उपाध्याय। अब थोड़ा सा पीछे का एक यहां पर जोड़ना होगा कि किस बात पे ये कहा। प्रियंका ने कहा था जब राजीव गांधी पर कमेंट किया अमेठी में मोदी ने कि राजीव गांधी ने रुला दिया था आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तो प्रियंका ने कहा कि घटिया राजनीति करते हैं और नीच राजनीति करते हैं और हर बूथ से अमेठी की जनता इसका जवाब देगी। और मोदी ने कहा कि नीच जाति में पैदा होना, निचली जाति में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका, कहा क्यों ऐसा? विभाकर, आपसे समझना चाहेंगे। वैसे तो हम सब हिंदी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन क्या इसका यह भी मतलब हो सकता है कि घटिया राजनीति या नीच राजनीति का मतलब निचली जाति में पैदा होने से, जो मोदी बता रहे हैं? देखिए, एक चीज तो आपको मान के चलना होगा कि इसकी एक पृष्ठभूमि है। ऐसा नहीं हुआ है कि एकाएक आके उन्होंने ये बात बोल दी है। हम लोग हमेशा बात करते हैं, और जो शुरुआत में जो ये बात कही है कि ये विकास से शुरू हुआ मामला कैसे धीरे धीरे जाति तक पहुंच गया। सच्चाई यही है कि विकास की बात तो वहीं से हुई थी। विकास के मुद्दे पर कभी किसी की तरफ से, ये एक भारतीय के नाते मेरा एक आरोप है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी उनका जवाब कोई एक सॉलिड विकास की बात से नहीं किया। आपने आप जाति का कार्ड नहीं, लेकिन हम निचली और नीच, इसमें क्या संदर्भ है? ये शब्दों का हम अपने तरफ से जो आकलन कर रहे हैं, हम वहां पे नहीं है। लेकिन जो नीची जाति कही जाती है, आपने कहा नीची,
उन्होंने बात पकड़ा। यहाँ पे हमने ये बात सुनी है, यहीं पे कई लोगों ने कहा है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो जब एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो फिर यहाँ पे हम पूर्णिमा जी मुस्कुरा रहे हैं और अपने आप ये जाहिर हो जाता है कि किसने ये बात हमेशा कही है। लेकिन फैसल साहब, मुझे जितना समझ में आ रहा है, उस दिन वो बेटी वाली बात उठी थी कि बेटी, उन्होंने कहा बेटी के समान, उन्होंने कह दिया कि मैं तो सिर्फ, मेरे पिताजी का नाम राजीव गांधी है। इस पर जब वो क्लिप सामने आई तो उसमें यह कहा गया था कि अगर एक बेटी अपनी मां के लिए प्रचार करती है और एक बहन अपने भाई के लिए प्रचार करती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और इसको मतलब उन्होंने कहा कुछ और था और वो फैला किसी और तरीके से था। शायद प्रियंका ने जो कहा है, उन्होंने खुद रैली नहीं देखी हो, किसी उनके इन्फॉर्मर ने उनको ये जाकर बताया हो कि देखिए जो उन्होंने बात कही है, उन्होंने कहा है कि आप नीचों की राजनीति करते हैं, और वहां से संदर्भ लेकर उन्होंने ये कह दिया हो कि क्या ऐसा गुनाह है। क्या ये भी हो रहा होगा, कहीं कम्युनिकेशन गलत तरीके से भी पहुंच रहा है? जितने निपुण पॉलिटिशियन हैं नरेंद्र मोदी जी, इसकी संभावना कम है कि उन्होंने सुनी सुनाई पे की होगी। उनका जो दिन की जो शुरुआत होती है, जो हम लोगों को बताया गया, चूंकि अभी मैं गया था गांधीनगर, तो ये हर चीज की, हर क्लिपिंग को, हर चीज को उनके सामने रखा जाता है। जो नहीं देख पाते हैं उसका प्रिंट आउट ला करके रखा जाता है, सारी चीज देखते हैं। एक चीज आपको दिनेश कहूंगा कि ये इलेक्शन इस बार का इस मायने में भी बहुत हिस्टोरिकल है कि इस बार कहीं ना कहीं ये इलेक्शन इन डिस्परेशन हो रहा है। सारे लोग डेस्परेट हैं, जो जीतने का दावा कर रहे हैं वो भी डेस्परेट हैं, जो नहीं जीत रहे हैं वो भी डेस्परेट हैं, जो लोग आप अभी बात कर रहे हैं लेफ्ट की और इसकी ममता की, वो भी डेस्परेट, डेस्परेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन ये मैं मानने को कतई तैयार नहीं हूं कि नरेंद्र मोदी को नीच और नीचता में फर्क नहीं समझ में आया हो। पेटी पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, उसको नीचता से जोड़ा गया। इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये कि डेस्परेशन झलक रहा है नरेंद्र मोदी का कि कहीं ऐसा ना हो कि इतना सब कुछ करने के बावजूद चंद सीटों से कहीं कोई मामला अटक जाए। दूसरी बात ये कि बहुत सधे हुए सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनको ये अंदाजा है कि अभी जो यूपी का फेज होने वाला है इलेक्शन में, उसमें जिन लोगों के बाद कुछ से जोड़ रहे हैं इस चुनाव को, वो बहुत अहम है और वहां से 25 से लेकर के 30 सीटें अभी बाकी हैं, तो उस तरफ वो इशारा कर रहे हैं। और बीजेपी का ट्रेडिशनल, एक मिनट अलका जी, बीजेपी का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है, अपर कास्ट वोट बैंक, वो उनके साथ कंसोलिडेट हो गया, उनको मिल रहा है। ये जो एडिशनल वोट उनको चाहिए, उसके लिए भी ये सोची समझी चीज है। लेकिन मुझे ये लगता है कि प्रियंका को भी कहीं ना कहीं, जिस तरह से उन्होंने बात कही, तो थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए था। जब इस तरह का इलेक्शन है तो आप अगर इल्जाम लगाइएगा, जो विभाकर बात कर रहे थे, कि उसकी एक पृष्ठभूमि भी है कि चाय बेचने वाला कहा, ये कहा, वो कहा। बिल्कुल, लेकिन आज भी जैसे राहुल गांधी ने एक जगह कहा कि चौकीदार चोरी भी कर लेता है, इस तरह की बातें हो रही है कि चौकीदार, तो ये सब यूज हो रहे हैं इस तरह की बात। लेकिन इसको इक्वेट करना, और इक्वेट करने के पीछे जो आप दो चीजें बता रहे हैं कि डेस्परेशन, क्या ये डेस्परेशन है? अरविंद, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका भी इस बातचीत में। आप लगातार, हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अब ये इस मोड़ पे आके जब एक कार्ड विकास का शुरू किया और विकास पुरुष के नाम पे आए, जब नेशनल राजनीति में वो आए, उसके बाद फिर वो मजहब पे आ गए, अब जाके उन्होंने जाति कार्ड भी खेल दिया और इतने डेस्परेशन में खेला कि उन्होंने नीच राजनीति और निचली जाति को में पैदा हुआ क्या गुनाह है, इस सब को जोड़ दिया। क्यों जरूरत पड़ रही है इतनी डेस्परेशन? क्यों? क्या उन्हें भी लगता है कि मोदी लहर कहीं काम नहीं कर रही? उन्हें खुद ऐसा लगता है? देखिए, ये रियल पॉलिटिक्स है, इलेक्शन चल रहा है, स्टेक्स बहुत बड़े हैं। और पहले भी मैंने इसी कार्यक्रम में ये बात कही है कि हिंदुस्तान के इलेक्शन का आज भी यही सच है कि लगभग 85% वोट स्ट्रक्चर्ड है, वो कास्ट और कम्युनिटी लाइंस पर डिवाइडेड है। और यहां पर मोदी ने बिल्कुल निश्चित तौर पर एक कनेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी उनको एक मौका देती है और लगातार हमें दिख रहा है कि हर छोटे से मौके को उन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिकली यूज किया है। किसी ने चाय वाला कहा, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में चाय की दुकानें लगा दी। प्रियंका गांधी ने नीच वर्ड यूज किया, उनको एक बहुत बैठी बैठाई अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको स्ट्रैटेजिकली यूज करते हैं। ये उनका एक शूट मैनेजमेंट और इलेक्शन कैंपेन को अपनी तरफ मोड़ने की जो काबिलियत है, उसको निश्चित तौर पर दर्शाता है। ये निश्चित तौर पर उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को यूज किया है और स्ट्रैटेजिकली यूज किया है। नहीं, लेकिन अगर इससे आपने कहा कि वो जो स्ट्रक्चर्ड वोट है, अगर असल में सेंधमारी उसमें हो रही है, तो पूर्णिमा जी इससे क्या उनका वो ऑडियंस इसका मैसेज ले लेता है और उनके फेवर में चला जाता है? देखिए, एक इंग्लिश में वर्ड है स्पिन डॉक्टर।
स्पिन डॉक्टर वो होता है जो कि किसी भी बात को किसी भी तरफ घुमा के उसका मतलब अगर वो उत्तर की तरफ जाता होगा तो वो दक्षिण की तरफ ले जा सकता है। और हमें सबको पता है मोदी जी इस विभाग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, तो स्पिन डॉक्टरिंग उनको बहुत अच्छी तरीके से आती है। ये हम नहीं मान के चल सकते हैं कि उनको नीच एंड नीची में फर्क नहीं पता, अच्छे से पता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने नीच राजनीति, जो कि पेटी पॉलिटिक्स अगर ट्रांसलेट करें तो पेटी पॉलिटिक्स से मतलब था प्रियंका का, उसको उन्होंने तुरंत नीची जातों से जोड़ दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो कल फेज होने वाला है चुनाव का, उसमें बैकवर्ड कास्ट के बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, वो वोट डालने जा रहे हैं। तो कहीं से उनको ये एक जरूर मन में आया होगा कि वो शायद इनके साथ जुड़ जाए। लास्ट मोमेंट में एक होता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में आदमी भावना को इतना उत्तेजित कर दो कि फिर वो भावना में बह के काम करे। शायद ये कोशिश है मोदी जी की। लेकिन इस मौके पर जो आप कह रही हैं इस फेज में चुनाव में बैकवर्ड क्लासेस के बहुत वोट होंगे, क्या इस एक बयान पे बैकवर्ड क्लास प्रभावित होकर अपना वोट डालेगी? देखें अभी हम देखते हैं कि मायावती 10% भी अगर हो गया तो उनका थोड़ा मतलब पूरा हो जाएगा। वो एक अलग बहस का विषय है कि 10% को भी ये बात समझ में आएगी कि ऐसा बयान देने पर कि होता है। लेकिन देखते हैं कि बैकवर्ड क्लास की जो अपने आप को मसीहा कहती है मायावती, मोदी ने उनका क्या कहना है बताते हैं दर्शकों को, यहाँ बताते चले कि मोदी ने प्रियंका पर पलटवार किया तो दलितों की नेता मायावती ने मोदी पर कैसे सवाल दागे। यदि ये पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तो इनको अपनी जाति बताने में तकलीफ क्यों हो रही है? इनको बताना चाहिए कि वो किस जाति से पिछड़े वर्ग में है, वो नाई है या वो कुशवा है या फिर वो पाल है। बीजेपी पार्टी से ये बात जरूर पूछना चाहती हूं कि आज तक इस पार्टी ने खास तौर से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके हितों के लिए क्या किया है? ये विभाकर साहब, ये आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने की अगर जरूरत पता चल रही है मायावती को, मतलब ये कि वो 10% वाली सेंध का डर है इनको। दरअसल देखिए, एक तो नीची जाति का जहां तक अगर उस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है तो नीची का अर्थ उत्तर भारत में खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर देखेंगे तो नीची जाति का मतलब दलित जातियों की बात होती है। और अगर बैकवर्ड्स में भी अगर आप देखते हैं तो मोस्ट बैकवर्ड जिनको कहा जाता है, क्रीमी लेयर के नीचे वाले जो लोग हैं, उनकी बात होती है। और दलितों का बहुत बड़ा वोट बैंक है जो कि 33 सीट में वो करने जा रही है। ये दरअसल बीएसपी का गढ़ है, निश्चित तौर से ये बीएसपी का गढ़ है। और ये इनकी जो परेशानी जो है जिसकी वजह से ये बोल रही है, ये शायद उसी चीज को लेके है। और रही बात की जिस आप राजनीति की बात कहते हैं, तो हम सिर्फ उत्तर भारत की बात करें तो आप उत्तर प्रदेश में देख लें हम कैसे करते हैं। हम एनालाइज खुद करने की कोशिश करते हैं और सारे नेता जो भी पार्टी, पहले तो पार्टियां जो है सो जाति के आधार पे वही उनका वोट बैंक के तौर पे होता है। हम एनालाइज करते हैं मुस्लिम और यादव इनके साथ है, ये यादव का वोट बैंक है, ये दलित का वोट बैंक है। और टिकट देने के बाद कहते हैं हमने 19 मुसलमान को दे दिया, हमने इतने ब्राह्मण को दे दिया, हमने इतने दलित को दे दिया, हमने इतने वो कर दिया। ये सारी पार्टियां करती हैं और आप लगातार इसी चीज को कर रहे हैं। साथ में एक और बात होती है, देखिए आप जो जाति की बात करें, क्यों ये उठता है? अगर एक व्यक्ति का सीट यहां से उठा के वहां कर दिया गया, चर्चा होने लगी, ब्राह्मण उनसे नाराज हो गए। अगर एक को टिकट नहीं दिया, पार्टी छोड़ के चले गए, तो राजस्थान में राजपूत उनसे नाराज हो गए। तो जाति को कौन लेकर आ रहा है, बीच में कौन लेकर आ रहा है? थोड़ा सा कमेंट में ऐड कर दो। अगर आपकी इजाजत हो पूर्णिमा जी, एक बार हमको अरविंद साहब के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद आपकी बात सुनते हैं। अरविंद साहब, ये क्या विभाकर साहब के कहने का मतलब यह है कि अगर जाति इलेक्शन के समय विमर्श बनती है तो उसका जिम्मेदार खुद वोटर है? देखिए, उत्तर प्रदेश का सच देखिए, लगभग 21-22% एससी कम्युनिटी है, लगभग 47-48% ओबीसी जिसको हम एक ग्रुप कह रहे हैं, 18% के आसपास माइनॉरिटीज हैं और बाकी सवर्ण है। सबसे छोटा वर्ग सवर्ण है। तो ये जो खास तौर पे ओबीसी और एससी, ये सबसे बड़ी कम्युनिटी है। सरकार यही बनाएगी। और उत्तर प्रदेश में जो पास में सरकारें बनती रही हैं, आप किसी भी सत्रप को देख लीजिए उत्तर प्रदेश के, चाहे बीएसपी को देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, मोटे तौर पर सरकार इसी राजनीति के अराउंड बनी है। और अब मोदी उसी राजनीति को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पास में इन पार्टीज ने नहीं किया है, लेकिन शायद मोदी ज्यादा इफेक्टिवली कर रहे हैं। तो ये जो ब्रेकअप है, ये उत्तर प्रदेश की रियलिटी है। और बिना इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किए सरकार बनाने में दिक्कतें आती रही हैं और आएंगी। अभी हमारी राजनीति में उतना परिवर्तन नहीं हुआ है।
आज भी 85% वोट लगभग वो इसी स्ट्रक्चर्ड कास्ट और कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बिल्कुल, ये बात हम बार बार करते हैं, लेकिन अब जो सीट्स जाने वाली है उनमें बैकवर्ड क्लास ज्यादा है, ये भी माना। लेकिन अभी अदिति जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका। अदिति जी, यहाँ ये बात हो रही है कि इस पे आने तक 52 पत्ते अगर हैं ताश में, तो क्यों ना राजनीति में हर कोई हर पत्ता खेल दे अपनी तरफ से। तो जो कास्ट कार्ड है वो भी मोदी ने खेल दिया है। लेकिन अगर हम इसको एनालिसिस करें कि अब इस वक्त जबकि 2 ही फेज बचे हैं, इस वक्त क्यों? इसका सवाल फिर पहले भी हो सकता था। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब जैसे जैसे चुनाव की गर्मी बढ़ती चली जा रही है और रिजल्ट का इंतजार ज्यादा आतुर होता जा रहा है, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक इससे हम क्या सीखेंगे, प्रियंका गांधी इस पूरे चुनाव से क्या सबक सीख के जाएंगी। सबसे बड़ा सबक तो ये है कि शब्दों का चयन बहुत जरूरी होता है। वो कहना चाहती थी निकृष्ट स्तर की राजनीति और कह गई नीच। अब नीच का एक खास तात्पर्य है हमारे समाज में, तो मोदी जी ने उसका फायदा उठाया। सच बात तो ये है। तो अनजाने में मतलब एक तरह से उनको एक तुरुप मिल गया और उन्होंने, जैसा आपने ताश के पत्तों का मुहावरा दिया, तो वो उन्होंने फेंका सामने। क्या ये इसीलिए फैसल साहब इस देश में लोगों के इशू नहीं बनते? जिन इश्यूज पर सड़कों पर लोगों को हम इकट्ठा होते देखते हैं, वो निर्भया के मसले में सिक्योरिटी का मुद्दा हो, महिलाओं के मुद्दे हों, युवाओं के मुद्दे हों, आते हैं चर्चा में, लेकिन असल में ये मुद्दे हैं जो चुनाव में छाए रहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अफसोस की बात है कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान में जब इलेक्शन होता है तो कोई भी मुद्दे, चाहे वो डेवलपमेंट का हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो या सोशल इश्यूज हो, वो सारे गॉन हो जाते हैं। हर आदमी उस पर मौन है, कोई उस पर बात करने को तैयार नहीं है। बात किस चीज पे हो रही है? हम लोग भी स्टूडियो में बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं कि नीच और नीचता का फर्क मोदी जी नहीं समझ पाए। प्रियंका गांधी नीच वर्ड का जो यूसेज है वो सही नहीं समझ पाई। ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये चुनाव इसलिए भी याद रखा जाएगा कि भाषा का स्तर इतना ज्यादा गिरा है और इस तरह के इल्जामात एक दूसरे पर लगे हैं और जिस तरह से जात पात का कार्ड खेला जा रहा है, इसके लिए भी ये इलेक्शन जो है याद रखा जाएगा। लेकिन एक अहम बात यह है कि क्या 25 सीट पर होने वाले वो जो बीएसपी के गढ़ पे जो इलेक्शन हो रहा है, क्या उस पर वोटर इन्फ्लुएंस होगा? जो बात पूर्णिमा कह रही थी, कुछ लोग जो फेंस सीटर होते हैं, जो जज्बाती होते हैं, उनको शायद ये बारीकी नहीं समझ में आए कि इसमें स्पिन डॉक्टरिंग हुई है और ये मोदी जी ने इसके साथ खिलवाड़ किया है और प्रियंका गांधी इनोसेंट है, शायद कुछ इन्फ्लुएंस कर पाए। लेकिन वोटर का एक चीज ये भी दिख रहा था कि बीएसपी के जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है उसमें सेंध लग चुकी थी, उसको और बड़ा करने के लिए मोदी जी ने ये हथियार उठाया। अब इससे ना थोड़ा सा आगे अगर हम जाएं, हमने देखा मायावती क्या कह रही है। अब ये जो 10% की बात हम कर रहे हैं कि इनको ये प्रभावित फैंस सीटर होते हैं जो हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो मायावती ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मायावती पे ये जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, उनके लिए मायावती से बड़ा कोई इस वक्त नहीं है हमेशा से दलित की राजनीति में। अब इन लोगों को मायावती के जो मैसेज दिया कि अगर नीच जाति के हैं, निचली जाति के हैं, तो बताए ना कौन सी जाति के हैं। क्या इन 10% जो 1 मिनट के लिए उधर गए होंगे वापस कुछ और सोचेंगे? नहीं अलका जी, पहले तो एक बात आपने अभी पहले कहा था कि ये अगर जाति पे ही थी तो ये पहले क्यों नहीं आया? तो ये तो मोदी जी जाति का कार्ड शुरू से खेल रहे हैं। किसको इतने सालों तक पता था कि मोदी जी बैकवर्ड कास्ट के हैं? एटलीस्ट हमें तो नहीं मालूम था। लेकिन जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टरियल नॉमिनी डिक्लेयर हुए, उन्होंने सबसे पहले जो अनाउंसमेंट की वो ये कि मैं बैकवर्ड कास्ट का हूं, मैं चाय बेचता था। ये कितने लोगों को मालूम था कि वो चाय बेचते थे? तो ये सारी चीजें उन्होंने एक बैकग्राउंड उस वक्त तैयार कर ली जैसे ही इलेक्टोरल प्रोसेस की शुरुआत हुई। दूसरा, मायावती का जहां तक सवाल है, मायावती ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लास्ट मोमेंट में आके, तो एक डर उनके मन में जरूर है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेक है। कल जो सीटें वहां यूपी में जा रही हैं चुनाव में, वहां पे बीएसपी का अच्छा खासा वो स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। और इस इलेक्शन में अपर कास्ट के साथ अगर थोड़ा परसेंट भी 2-3% भी स्विंग हो जाता है बैकवर्ड एंड दलित वोटों का, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। इस चीज को मायावती से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि पिछले असेंबली इलेक्शन में, पिछले लोकसभा इलेक्शन में अलका जी हमें याद रखना होगा कि बीएसपी को परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा मिले थे, सीटें कम हुई थी। एसपी को उनसे कम परसेंट ऑफ वोट मिला था, सीटें उनकी ज्यादा थी। तो 1% का स्विंग भी यहां पे ड्रामेटिक डिफरेंस ला सकता है रिजल्ट में। और शायद मायावती ने इस चीज को पकड़ लिया और इसी वजह से इस वक्त आके प्रेस कॉन्फ्रेंस, मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए बिल्कुल नहीं जानी जाती हैं, लेकिन इस चीज को उन्होंने पकड़ लिया और तुरंत आके क्लैरिफाई किया। हम दूसरी बार देख रहे हैं, ये पिछले दौर का जो इलेक्शन था, जिस दिन मोदी जी ने हाथ में कमल लेकर बातें कह दी थी और बखेड़ा हुआ था, उसके एन पहले मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें
उनकी डेस्परेशन साफ दिखाई दे रही थी। आज के इस बयान के बाद मायावती सामने आई और उन्होंने ये कहा ये तो हमने देखा, लेकिन क्या वाकई मायावती को ये लग रहा है कि उनकी जमीन हिली हुई है और क्या उनके वोटर्स बड़ी तादाद में छिटक कर दूसरी तरफ जा रहे हैं? देखिए, इन पार्टियों को खास करके अगर मायावती और मुलायम सिंह यादव, इनका स्टेक सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं है। वो जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा अगर करेंगे भी तो अगर 21 सीट पिछली बार या 20 सीट थी तो उसको बढ़ा के 25 ले जाएंगे। दौड़ उनके बीच में प्रतिस्पर्धा है कि हम में से कौन दूसरा होता है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर जो आज से 3 साल बाद ही सही होगा, विधानसभा के चुनाव, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करेगा। अगर इतने सारे 2 साल के एंटी इनकम्बेंसी, जिसमें उन मुद्दों को लेकर अगर मुलायम सिंह अखिलेश यादव की सरकार से नाराजगी लोगों को दिखती है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का फ्रंट हो या कुछ हो, उसके बावजूद अगर बेहतर एरिथमेटिक, कास्ट एरिथमेटिक अगर वो कर पाने में सफल होते हैं और कम्युनिटी का वोट, अगर किसी खास कम्युनिटी का वोट भी वो अपने पास जोड़ पाते हैं, जो कि मायावती की तरफ जाते हुए कायदे से दिखने चाहिए थे उन इलाकों में जहां पे ऑलरेडी वोट हो चुका है, तो उनकी बौखलाहट की वजह समझ में आती है। और निशाने पे मुलायम नहीं है, निशाने पे कांग्रेस नहीं है, निशाने पे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। और मैं इससे एक थोड़ी सी बात, जो आप जो कह रहे हैं कि विकास कोई मुद्दा नहीं है, मेरे ख्याल से आप कहीं पे भी किसी से भी बात कर रहे हैं और ये जो बौखलाहट सभी पार्टियों में दिख रही है कि वो क्यों उनके ऊपर हावी होते जा रहा है, कि हर जगह एक ही चीज की तड़प है कि हमें कुछ चाहिए, कुछ हुआ नहीं है। और ये सभी पार्टियों पे लागू हो रहा है जो कि इसी जातिगत और धर्म की राजनीति करते हुए आए हैं। अदिति जी, अभी यहाँ बात ये हो रही थी कि ये अफसोस रहेगा इस चुनाव के बारे में कि यहाँ पे जो भाषा की जो स्तर है वो भाषा का स्तर बहुत नीचे चला गया। एक बात का अफसोस शायद और होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लगातार लिखते आ रहे हैं, हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं टेलीविजन स्टूडियो में कि जब ये शुरू हुआ था कैंपेन और मोदी को विकास पुरुष की तरह पेश किया गया था, इस चुनाव में 2 बातें बिल्कुल अलग दिखाई देती थी। एक ये कि मोदी जिन पर सांप्रदायिकता का आरोप है वो अपने आप को वो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, गुजरात मॉडल के नाम पर वोट मांग रहे हैं। दूसरा एक जो फैक्टर था वो सबसे नया था, वो था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक पार्टी बनी और केजरीवाल। लेकिन चुनाव के अंत तक आते आते हम आज उसी जगह खड़े हैं जहां अब से पहले 2, 3, 4, 5 चुनाव जिस तरह चले गए, आज हम वहीं खड़े हैं। संस्कृत में एक कहावत है, याचको याचकम दृष्ट्वा श्वानवत गुरगुरायते। एक भिखारी दूसरे भिखारी को देखकर कुत्ते की तरह गुराता है। तो मेरे ख्याल से कुछ यही चीज ये चुनाव हमारे सामने दर्शा रहा है। बस मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना। ये शायद उसी स्तर की तरफ इशारा जिसके लिए अलका जी सवाल पूछ रही हैं। हम चलेंगे अरविंद साहब के पास और ये भी समझेंगे कि नरेंद्र मोदी के लिए, अगर पूर्णिमा जी कहती हैं कि इसके पहले उनकी जाति के बारे में, उनके बैकवर्ड होने के बारे में किसी को मालूम क्यों नहीं था, क्या नरेंद्र मोदी को भी यहां जनरल इलेक्शन तक आते आते ये आवश्यक लगने लगा कि सिर्फ गवर्नेंस नहीं चलने वाला, बहुत जगहों पर ये मजहब, ये जाति चलेगी, और अगर फिर आखिरकार लोगों को गवर्नेंस देना है तो इन बातों के सहारे ही वो गवर्नेंस दिया जा सकता है। लेकिन उससे पहले क्या मोदी ने वोट के लिए जाति का कार्ड खेला है? लोगों का कहना यह है। जो कुछ भी बोले हैं सत्य बोले हैं, और इस बार वो जो है अवश्य जो है सत्ता में आए। नहीं, जाति का कार्ड बिल्कुल नहीं खेल रहे, बात तो सही है। ये जो युगों युगों की परंपरा तो नहीं है कि गांधी फैमिली हमेशा वहां पे आती रहे और वही उन्हीं का वो अमेठी में उनका वो दबदबा बना रहे, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रियंका ने इस तरह की बातें की तो उन्होंने पॉलिटिकल फायदा लिया है, लेकिन कास्ट की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नहीं, नरेंद्र मोदी मुझे नहीं लगता है कि कोई जातिवादी का काम कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो सही है। जाति का कार्ड वो खेल नहीं रहे, जाति का कार्ड खेल रहे हैं कि अदर लोग हैं। जाति का कार्ड खेलना होता तो आज इतने बड़े नहीं होते। नरेंद्र मोदी वो बराबर है, एकदम परफेक्ट इंसान है। ही इज लायबल टू बिकम अ पीएम। मोदी को मुझे नहीं लगता है फिलहाल उनको कोई जाति कार्ड या किसी स्कीम या किसी योजना की जरूरत है, क्योंकि इस समय देश में एक लहर है मोदी की। नरेंद्र मोदी जी बिना किसी जातिगत राजनीति से, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के राजनीति करते हैं और वो इसके बिना ही अपनी नैया पार लगा जाएंगे। अरविंद साहब, क्या ये जरूरी हो गया नरेंद्र मोदी के लिए भी, जब गुजरात से बाहर निकलकर वो फिर जनरल इलेक्शंस में खुद की भूमिका और प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर सामने आए, क्या उनके लिए जरूरी, उनको ये लगने लगा कि बगैर मजहब के जिक्र के और बगैर जाति को उछाले असल में इस देश की चुनावी वैतरणी पार नहीं होती?
देखिए, इलेक्शंस कोई फिलॉसफी नहीं है, ये रियल पॉलिटिक्स है। और रियल पॉलिटिक्स की हकीकत यह है कि कम्युनिकेशन की कहानी है। पूरा इलेक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप समाज के अलग अलग सेक्शंस के साथ कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। और जैसे आप उत्तर प्रदेश बिहार में आते हैं, सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप, जैसा मैंने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश में 48% ओबीसी, 21% दलित, यही सच है। और अगर यह सच है तो आपको इसके साथ कनेक्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको ओवरनाइट डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं बना सकते, यही हकीकत है। और उसके साथ अगर आपको कम्युनिकेट करना है, और मुझे लगता है जब मोदी अपनी जात की बात कर रहे हैं तो वो विशेष रूप से ओबीसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूपी का यह भी सच है कि दलित रिलेटिवली एक बहुत होमोजीनियस कम्युनिटी बन गई है और वो बसपा के साथ सिग्निफिकेंटली है। लेकिन ओबीसी का जो 47-48% है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूरी तरह हेट्रोजीनियस है और ये पूरा का पूरा एक धड़े के रूप में किसी के साथ नहीं है। इसमें सेंध लगाना रिलेटिवली आसान है और मोदी उसी को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, मोदी ने ये आसानी भाग ली है। इलेक्शन होने जा रहा है, बिल्कुल, और ये रियलिटी है अरविंद, जैसा आप कह रहे हैं कि ये रियलिटी है। और हम लगातार शुरुआत से दिनेश हम लोग जब यही बात कर रहे थे और सब लोगों का ये कहना था कि इससे अलग नहीं हो सकते, और अंत तक आते आते ये ज्यादा उभर कर सामने आ गया है। लेकिन सारे कार्ड खेलने के बाद मोदी कितनी बड़ी जीत हासिल करेंगे, ये बात 16 मई को पता चलेगी, या फिर वो कहीं जाकर अटक तो नहीं जाएंगे, ये भी 16 मई को पता चलेगी। लेकिन एक बात जरूर है कि लोगों को लगता है जब सारे कार्ड खेले जा रहे हैं और अगर ऐसा कहीं हो गया तो क्या होगा। तो स्टॉप मोदी एक मूवमेंट चल रहा है, और उस मूवमेंट में क्या ऐसा हो रहा है कि विरोधी जो बिल्कुल परस्पर दुश्मन हो वो भी साथ आ रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो कौन है जो साथ आ रहे हैं, कौन है जो साथ आ सकते हैं। ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे।